आज क्लास में हम लोगों ने एंजाइम को जस्ट स्टार्ट किया था और थोड़ी सी बात एंजाइम की थी। ठीक है ना? देखो, एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक catalyst in many ways, but major difference is inorganic catalyst work efficiently at different temperature and pressure, while enzyme get damaged at high temperature. Enzyme maximally work at which temperature? 40. लेकिन सम आप लोगों ने थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया का नाम सुना है, जो वोल्केनिक स्प्रिंग्स में रहता है। जैसे कि एक बैक्टीरिया का नाम मालूम है, टैक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। सुन लो, अभी बहुत कुछ सुनना है, ये आपको बुक में भी है, यहाँ पे नहीं है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, जो कि 90 डिग्री सेल्सियस पे सरवाइव करता है, और उसके एंजाइम कितना डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं? मोर देन 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक्सेप्शन है। तो एक पॉइंट आप लिखेंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंजाइम और कैटलिस्ट के डिफरेंस को किया था, उसके नीचे एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे, although majority of enzyme although majority of enzyme work at which temperature? 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमली इस टेम्परेचर पे सबसे सारे काम करता है। बट सम एंजाइम वर्क मैक्सिमली around 80 to 90 degrees Celsius. These enzymes obtained from thermophilic bacteria, temperature loving bacteria, thermophilic बैक्टीरिया। सुन लो, एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, थर्मस एक्वेटिकस। ये नाम आपको आगे क्लास 12 में एप्लीकेशन ऑफ बायोटिक में है, लेकिन नाम अभी, और इससे जो इंजाइम ऑब्टेंड होता है उस इंजाइम का नाम है थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज। इंजाइम का नाम क्या है? थर्मस, इसको कहते हैं शॉर्ट में टैग पॉलीमरेज। तो ये इंजाइम कितना डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमली वर्क करता है? 80 से 90। लेकिन ज़्यादातर इंजाइम कितना पे मैक्सिमली वर्क करता है? 40 डिग्री। तो यहाँ तक यही सब बात है, ठीक है नहीं? Enzymes isolated from who normally live under extremely high temperature are stable and retain their even at high temperature. Thermal stability। अब देखो, इंजाइम, इस लाइन का मतलब समझने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इस लाइन का मतलब अभी समझ में आएगा, अभी आगे हम समझाएंगे, इसको हम आगे समझेंगे, अभी इसको नहीं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? अब आ जाओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? भाई इसमें क्या लिख रहा है कि हम लोग हॉट वेंट से या सल्फर स्प्रिंग से जो बैक्टीरिया लेते हैं उसमें जो इंजाइम होता है वो मैक्सिमली वर्क 80 to 90 डिग्री सेल्सियस तक करता है, ठीक है ना? लेकिन ज़्यादातर इंजाइम 40। इस लाइन का मतलब क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अब इसके बाद देखो, ये केमिस्ट्री लिखा है, क्यों लिखा है? आई डोंट रिकॉग्नाइज वाई दिस इज रिटन, लेकिन लिखा है तो लिखा है, मैं बता दे रहा हूँ, 2 सेकंड लगेगा इसमें। क्या लिखा है कि भाई ये केमिकल रिएक्शन है,
रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किया तो बेरियम सल्फेट और वाटर बना, इसमें ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये सब वही बात है। अब यहाँ पे एक टर्म है वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, ये अब ये टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज याद रखो, ये देखो नीचे वाले डायग्राम को देखो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऊपर वाला काम भी करता है और नीचे वाला काम भी करता है। फिजिक्स यहाँ पे थोड़ा सा मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं आई एम राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो, लेकिन हियर इज अ फिजिक्स। स्पीड हैविंग डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। अब किसी का स्पीड ज़्यादा है इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा कि कम होगा, और किसी का स्पीड स्पेसिफाइड डायरेक्शन में कम है तो उसकी वेलोसिटी कम। कोई दिक्कत? अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को पकड़ के क्या बनाता है, H2CO3 व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ CO2, और इस डायरेक्शन में ये बहुत ज्यादा स्पीड से काम करेगा। इस डायरेक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही जब H2CO3 बन जाता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही उसको तोड़ता है, किस में, H2 और CO2 में। किस कंडीशन में, जब देयर इज अ लेस कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग द RBC एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये काम करता है, याद करो। लेकिन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कम है कि ज्यादा है, बोलो, डायरेक्शन एरो का लंबाई देखो, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कम है। सेम ही एंजाइम दो अपोजिट डायरेक्शन में दो अलग रिएक्शन के लिए डिफरेंट वेलोसिटी से वर्क करता है। कोई दिक्कत? समझ में आया इसमें कोई दिक्कत? तो इधर में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है और इधर में रेट ऑफ रिएक्शन कम है। इधर एंजाइम की वेलोसिटी ज्यादा है, इधर एंजाइम की वेलोसिटी कम है। तो आप ये काम कर लो, लिख लो, मैं लिख देता हूं, आप लोग लिख लो, ये आपको याद रहना चाहिए। H2O प्लस CO2 H2CO3 कौन करता है, कार्बोनिक। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही इसको तोड़ता है, किसमें, H2 और CO2 में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। लेकिन ये कब, किस कंडीशन में, व्हेन लॉस ऑफ CO2, लॉस ऑफ CO2 एंड लिटिल O2, लिटिल, और व्हेन लिटिल CO2 एंड लॉस ऑफ, तो बताओ ये पीला वाला जो है एंजाइम, लेस एंजाइम वेलोसिटी या मोर, लेस एंजाइम वेलोसिटी, और इसको मोर एंजाइम वेलोसिटी। इट शुड बी एंड इट मस्ट बी मेमोराइज, मोर एंजाइम वेलोसिटी। तो ये अब आपको इसमें बाकी कोई ये सब कुछ नहीं है यार। देखो मैं एक बार बोल देता हूँ, पढ़ देता हूँ, लेकिन ये सब तुम लोग को 9-10 से ही आता होगा। लेट अस फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपाउंड अंदर गो टू टाइप ऑफ चेंजेस। देखो सबको मालूम है, एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है या शेप चेंज होता है। जैसे किसी का नाक मान लो यहाँ पे बहुत बड़ा है, हमने नाक को तोड़, ऐसे तोड़ दिया, आधा आधा ऐसे लटक गया, ऐसा मुड़ गया, तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल। ये कौन सा चेंज है, फिजिकल। और दूसरा क्या है, मैंने किसी को जादू मारा, वो इंसान से आत्मा में चेंज हो गया, इंसान से आत्मा में, सॉलिड से गैस में, तो ये भी कौन सा चेंज है, फिजिकल। सॉलिड से गैस में चेंज क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है ना। तो हमने जादू मारा और कोई इंसान से आत्मा में चेंज हो गया, तो सब्लिमेशन। क्या हो गया, सब्लिमेशन। तो ये भी फिजिकल चेंज है। अब देखो यही सब बात लिखा है, सिंपली रिफर टू चेंज इन शेप विदाउट, अब नाक को तोड़ के ऐसे कर दिया, विदाउट चेंजिंग, विदाउट ब्रेकिंग द बोन,
बॉन्ड नहीं, इसको ऐसे कर दिया तो क्या हो गया, फिजिकल चेंज, या आत्मा बना दिया तो क्या हो गया, अंदर फिर चेंज इन स्टेट है, सॉलिड से सीधे डायरेक्ट गैस में चेंज कर दिया, व्हेन आइस और बिकम वेपर, द फिजिकल प्रोसेस। जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं तो क्या, या बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हम जहाँ तक मालूम है ये आप सबको आता है, लेकिन एक बार पढ़ना फर्ज बनता है, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, नया पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, आप सबको मालूम, ठीक है ना। ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, रे स्टार, ये मत इसका मतलब समझ रहे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। देखो ऊपर वाला रिएक्शन कौन सा, देखो हमारे बुक में यहाँ, चलो लिखा है तो लिख ही लो, रिएक्शंस दो तरह का डिस्कस किया है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन का एक एग्जांपल है क्या, बेरियम हाइड्रोक्साइड ना है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया तो क्या बना, बेरियम सल्फेट, और दूसरा क्या बनेगा, बोलो भाई, बेरियम सल्फेट और वाटर। कितना मॉलिक्यूल हम बैलेंस नहीं कर रहे। ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक एग्जांपल सुक्रोज, और सुक्रोज को तोड़ोगे सुक्रेज से, इंजाइम कौन से इंजाइम से के हेल्प से, सुक्रेज, और इन्वॉल्विंग वाटर, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड। अब देखो आपके बुक में अधूरा बात लिखा है कि नहीं, देखो तुम लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि तुम लोग अब खुद बता सकते हो कि यस अधूरा, इट इज रिटन अधूरा नॉट पूरा, ठीक है ना। क्या लिख रहा है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक, क्यों नहीं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, सॉरी स्टार्च लिखा है ना, मैं सुक्रोज की बात करूँ वो तो ठीक है। अब उसी तरह से अगर यहाँ पे मैं लिखूँ स्टार्च, और स्टार्च में बहुत सारा ग्लूकोज होता है, तो यहाँ पे कौन सा अमाइलेज, और यहाँ पे भी H2O का इस्तेमाल, और ग्लूकोज का एक या बहुत सारा मॉलिक्यूल, बहुत सारा, एन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एन नंबर ऑफ ग्लूकोज, तो दोनों रिएक्शन समझ, तो ये दोनों कौन सा रिएक्शन है, ऑर्गेनिक, और ये कौन सा रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक। अब ये लिखा है तो बता रहा हूँ, इसको क्यों लिखा आई डोंट नो, ठीक है ना, अब लिख दिया तो हम बता रहे हैं। अब रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वेलोसिटी इफ डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, अगर हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करें तो उसको हम वेलोसिटी नहीं कहेंगे। रेट, अब ये बताओ, जाहिर सी बात है, फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, टेम्परेचर इज द वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर। अब हम -5 डिग्री सेल्सियस पे क्या बर्फ को पानी में चेंज कर सकते हैं, क्या 80 डिग्री सेल्सियस पे पानी को बर्फ में चेंज कर सकते हैं, नहीं। तो टेम्परेचर इज अ वेरी क्रूशियल, कोई भी रिएक्शन सर्टेन टेम्परेचर पे ज़्यादा होता है, सर्टेन टेम्परेचर कम होता है, कुछ टेम्परेचर पर रुक जाता है। तो विच इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर फॉर फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, तो दैट व्हाट इज, लिख लो, हाँ। अरे बेटा मैंने क्या कहा, मैं बैलेंस नहीं किया हूँ, मुझे आता नहीं है करना, तुम खुद करो, मैं नहीं कर रहा। बैलेंस केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस, तुम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं क्या कि हम बैलेंस करके बताएंगे, करो बैलेंस, बैलेंस नहीं कर सकते हो क्या, क्या BSO4 क्या इसमें करा बोल, भाई मेरे मैंने बैलेंस नहीं किया है, ये बैलेंस हमने बोला भी है, ये बात की है, क्या सुनते कम हो क्या, हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं क्या तुमको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करके सिखाएंगे, बकलोल्स। यार जितना जरूरत है उतना हम बता रहे हैं, बस फालतू का बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं बल्कि लिखो, among the various factor, among the various factor, temperature is very crucial factor, is very
क्रूशियल फैक्टर बोथ फॉर, ये पूछ आ सकता है, बोथ फॉर फिजिकल। अब देखो इधर में अननेसरी बात सब बहुत लिखा है, अब ये भी एक अननेसरी बात है, लेकिन बुक में तो हमको याद रखना है। एंड केमिकल चेंज, इनका कोई इंजाइम से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है लेना, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हमको अभी नहीं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका समझ में आ रहा है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, देखो फिजिकल चेंज में भी और केमिकल चेंज में। ये बताओ, फिजिकल चेंज भी करना हो तो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, रिएक्शन भी कराना हो, सर्टेन रिएक्शन अकर एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो फिजिकल और केमिकल चेंज के लिए, दोनों के लिए टेम्परेचर बहुत क्रूशियल फैक्टर है। अब आ जाओ, लो भाई इसके लिए लिख देता हूँ 2, नहीं तो ये पागल हो जाएगा। लो वो पागल हो जाएगी, सर को ने क्यों नहीं लिखा। लो, और कुछ भी छूटा है तो बताओ, वो भी कर देता हूँ। चलो, तो देखो ये बात आपके बुक में, 1 मिनट लिख लेना, रुक जाओ। क्या लिखता है यहाँ तक, टेम्परेचर अमॉन्ग द फैक्टर्स, देखो लिखो क्या, रेट ऑफ फिजिकल इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर अमॉन्ग अदर फैक्टर्स। अदर, इसके आगे का लाइन अभी हम समझाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम में, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम में समझाएंगे, अभी घबराओ मत, ये अभी हम, चलो लिखो इसको, अभी मैं समझाऊंगा, और ये आपको आता भी है। एक अंग्रेजी का इसमें मुहावरा इस्तेमाल किया है, ये लिख लेना। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन केमिकल रिएक्शन। चलो मैं इसी का रिएक्शन लिखता हूं जो इसने अभी बैलेंस हमसे करवाया है। क्या, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। है भाई बता देना कहीं पे 2H2O या 3H2O जो भी है, सही है ना। अब चलो आ जाओ, ये मान लो, मानना तो पड़ेगा, ये 10 डिग्री सेल्सियस, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस पे 1 मिनट में, 1 मिनट में इसके एक और इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। मानो, अभी ये लिखना मत, 10 डिग्री सेल्सियस पे इसके 1 मॉलिक्यूल और इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितना डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर को 10 की जगह क्या कर दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस का। तो आप देखेंगे कि इसके 2 मॉलिक्यूल और इसके 4 मॉलिक्यूल 1 मिनट में बनते हैं। आपने फिर टेम्परेचर को क्या किया, 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो आपने देखा कि इसके 4 और इसके 8। जब आपने टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस किया तो आपने देखा कि इसके 8 और इसके 16। क्या लग रहा है इसको देख के कि इंक्रीज इन एवरी 10 डिग्री सेल्सियस कॉजेज डबलिंग द प्रोडक्ट फॉर्मेशन और नॉट। अरे ये ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन के लिए होता है, नहीं समझे, इसे क्यों बना रहा यार, तुम हो और तुम्हारा दोस्त है, दोनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ, मैं समझाता हूँ। भाई दो खड़े हो जाओ, तुम हो बेरियम हाइड्रोक्साइड, तुम हो सल्फ्यूरिक एसिड, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। अब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो क्या बनाया है, तुम दोनों खड़े हो जाओ, तुम दोनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अभी खड़े हो जा, वहीं खड़े हो जाओ, अरे तुम भी खड़े हो जाओ। तो ये है बेरियम सल्फेट और ये है वाटर। 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना बना बेरियम सल्फेट, 1, और कितना बना वाटर, 2, 1 मिनट में। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को इमेजिनेशन है समझने के लिए, 10 डिग्री सेल्सियस की जगह 20 डिग्री, तो 1 मिनट में। अब अगर हमने सेम लिया है, इसमें का बहुत सारा मॉलिक्यूल है, तो हम देख रहे हैं कि 2 और 4 बन जा रहा है। अगर हमने 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया और इसकी कोई कमी नहीं है, ये खूब सारा है, तो 4 और 8 बन गया। तो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर causes doubling the rate of reaction, doubling the
रेट ऑफ रिएक्शन। ये बात इंजाइम के साथ लिखना चाहिए था, लेकिन हमारे बुक में क्या किया है, यहीं पे लिख दिया है एज ए जनरल रूल ऑफ थंब। ये एक मुहावरा है, आप सबको मालूम होगा। द रेट डबल और डिक्रीज बाई हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इन आइदर डायरेक्शन। इसका उल्टा सोचो, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पे 8 बेरियम सल्फेट बनता था और 16 वाटर का मॉलिक्यूल बनता था 1 मिनट में। अब 40 की जगह आपने 30 कर दिया तो हाफ हो गया कि नहीं? 30 की जगह 20 कर दिया तो हाफ हो गया कि नहीं? 20 की जगह 10 कर दिया तो हाफ हो गया कि नहीं? समझ रहे हैं बात को? तो यही चीज है, यही लिखा है। अब यहाँ पे ये बात, हम इस बात से मुतफिक नहीं है, इसको इंजाइम के साथ लिखना चाहिए। दिस रूल इज वैलिड फॉर इंजाइम नॉट ओनली फॉर टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे सीधे लिख दिया कि कोई भी रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते जाओगे रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस कम करते जाओगे रेट ऑफ रिएक्शन हाफ होता जाएगा। तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा। वेदर इट इज राइट और रॉन्ग इट डज नॉट मैटर। तो आप लिखेंगे, आप चाहें तो इस बात को आप लिख सकते हैं। देखो भाई बैलेंस है, एज ए जनरल रूल ऑफ थंब rate of reaction increases by double or decreases by half by for every 10 degree Celsius, for every 10 degree Celsius change in temperature. Every 10 degree Celsius change in temperature. अब इधर डायरेक्शन वगैरह था समझ रहे हो। अब ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की कहानी। बताओ भाई 1 घंटा में बिना H2CO बिना कार्बोनिक एनहाइड्रेज के कितना CO2 और H2O मिलकर कितना कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाएगा? 200। लेकिन अगर हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज है तो 1 सेकेंड में कितना? 6 लाख। और कितना टाइम बढ़ जाता है? 10 मिलियन टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन 1 करोड़ टाइम या 10। दिस शो द इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। कि अगर देखो जैसे कि मैं बताऊं, तुमने कुछ खाया और तुम्हारे स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन इन सब में एंजाइम नहीं रहेगा ना, तो उस खाना को पचाने में हो सकता है 10 साल लग जाए। इट टेक्स ईयर्स। तो उस खाना को हम लोग इतना आसानी से किसी किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम में खराब हो जाता है, एंजाइम का सेक्रेशन कम होता है, तो उसको सिंपल खाना भी पचाने में बड़ा हालत खराब हो जाती है। यस क्यों? आपने सुना होगा कि यार बड़ा डाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो एक्चुअली क्या होता है, एंजाइम का सेक्रेशन कम हो जाता है। और जब एंजाइम का सेक्रेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, आपके लिए खाना सिंपल खिचड़ी भी पचाना मुश्किल हो जाएगा। जो एकदम बहुत ही सॉफ्ट खाना है, बार्ली जो बार्ली खाते हैं या एक और क्या खाते हैं रे, जो भी खाते हैं, तो जो बहुत सिंपल लिक्विड फॉर्म का फूड सब भी पचाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? अगर एंजाइम अगर सही है ना तो आप कुछ भी पचा लो, भैंसा भी पचा लो, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल, ठीक है। अब देखो द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल। इट शो द पावर ऑफ कॉमन मैन, नहीं पावर ऑफ, ठीक है ना। हाँ, कॉमन वुमेन ऑल्सो, पावर ऑफ कॉमन मैन ही नहीं, वुमेन ऑल्सो। अब देखो हमारे बॉडी के अंदर हर सेल में बहुत तरह का रिएक्शन होता है और सेल के सराउंडिंग। अब आपके बुक में सुनो, इस चैप्टर में प्लीज लिसन, थाउजेंड्स ऑफ, क्या क्या लिखा है बोलना, थाउजेंड्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लिखा है कि नहीं? अभी पढ़ा था। थाउजेंड्स ऑफ बायो माइक्रो या मैक्रो, माइक्रो मोलिक्यूल, thousands of enzyme catalyzed reactions, और कुछ भी, और कोई भी thousands of, हाँ क्या कुछ तो था, हाँ बिल्कुल था, याद करो। यस कम दिमाग में लाओ। यस thousands of primary metabolites also,
यस यू आर राइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऑल्सो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दोनों थाउजेंड्स टाइप से होते हैं, ठीक है ना। तो ये थाउजेंड्स ऑफ, अब देखो एमसीक्यू में नीट के यही पे रहेगा, तो लग जाएगा इन लिविंग बीइंग thousands of biomicromolecule form in living being lakhs of enzyme catalyzed reaction found। तो ये वाला गलत हो जाएगा, लाख नहीं, आपको 1000 में ही याद रखना होगा। आपसे रहेगा in living being thousands of secondary metabolites found but only few primary metabolites are found। तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों thousands के रेंज में होता है, दोनों 1000 के, इसीलिए ये बात हमने एक साथ कंपाइल किया है। द रीजन इज दैट, आप लोग लिख लो। तो आपके नेक्स्ट बात जो है आपके बुक में लिखता है देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन फाउंड इन लिविंग बीइंग। तो आप इस लाइन को अब लिख लें, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस फाउंड इन लिविंग बीइंग। फाउंड इन लिविंग बीइंग, इस बात को आप भूलें नहीं तो अच्छा है, इट्स इंपॉर्टेंट। आप बल्कि उस पूरे बात को ध्यान रखेंगे। देखो देखो मैं इसलिए इसमें बुक के साथ चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन इसमें जो है ना स्किप हो जाती है मोस्टली, तो बुक का हर पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब बताओ आप लोगों ने रेस्पिरेशन प्लान पढ़ लिया है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया है। ग्लाइकोलाइसिस कितना स्टेप में होता है? 10 स्टेप में। इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है? पायरुविक एसिड। इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है? यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, देखो metabolic path in which glucose become pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolite। तो ग्लाइकोलाइसिस के जरिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को किसमें चेंज, हम लोग नहीं, हर एक लिविंग बीइंग के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है, वेदर प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स सब में, और यू प्लांट्स एनिमल सब में, और सब में ह्यूमन डॉग सब में, ठीक है ना। तो ग्लूकोज दूध के किस में चेंज होता है? पायरुविक एसिड में। अब उस पायरुविक एसिड का क्या होता है, क्या होता है, डिपेंड करता है कि सेल को ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। अगर सेल को ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो वो क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो किस में पार्टिसिपेट करेगा? अनएरोबिक होगा। जैसे कि हमारे मसल सेल है, ये देखो अभी मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये है मसल सेल, यहाँ पे ग्लाइकोला, ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज से बना पायरुविक एसिड, कितना स्टेप में? 10 स्टेप। हर स्टेप में स्पेसिफिक एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है, बिना एंजाइम के ये होगा ही नहीं, होगा तो करोड़ों साल हो लग जाएगा। एक ग्लूकोज को से कितना पायरुविक एसिड, 2 या 1? हाँ वेरी गुड, तुम लोग को याद है, ये याद रखना है, ये बैलेंस ये है, लेकिन ये याद रखना है कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, आपको सर ने पक्का बताया होगा, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे हाउ मेनी स्टेप? 10 स्टेप। अब अगर इस मसल सेल को, ये है मसल सेल, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, अगर इसको O2 की अवेलेबिलिटी है तो ये अल्टीमेटली CO2 और H2O में चेंज हो जाएगा। मैं बैलेंस नहीं कर रहा है, लेकिन एब्सेंस ऑफ O2 तो किस में चेंज हो जाएगा? ये भी आप लोगों को मालूम है। अब यही काम, ये है ईस्ट, ये है ईस्ट, ईस्ट में भी क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है? और देखो अब अगर इसको पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, O2 रहेगा तो CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O।
और O2 की एब्सेंस, O2 एब्सेंस, क्या बनेगा? दारू, हाँ, एंड CO2, अब पढ़ा होगा, एथेनॉल एंड CO2, आई यूज टू ड्रॉ, और दिस इज द विच सेल, लिखो ईस्ट, ईस्ट या सिंगल सेल। तो ईस्ट में पायरुविक एसिड, देखो ईस्ट को भी अगर ऑक्सीजन मिलेगा ना तो वो इथेनॉल नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा? CO2 एंड O2, H2O। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो क्या बनाएगा? तो जब हमें दारू बनाना होता है ना तो हम क्या करते हैं, एक बर्तन के अंदर ग्लूकोज या अंगूर लिया और उस अंगूर में ईस्ट डाल दिया और उसको एयर से कट ऑफ कर दिया, तो उस अंगूर से शराब, समझ गया? हमें मालूम है, उपयोगी। हाँ, ये कहा इतना इंटरेस्ट लेके पूछ रही है रे, मतलब देख लो, अच्छी चीज थोड़ी है वो, ठीक है ना? दारू इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, ठीक है ना? तो O2 के एब्सेंस में एथेनॉल। अब देखो प्लीज लिसन, कहने का मतलब ये है कि ये हम इंजाइम के साथ क्यों पढ़ाते हैं, तो ये भी 10 स्टेप में, यहाँ भी 10 स्टेप, और दोनों में कॉमन चीज है। अब यहाँ पे दूसरा इंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे दूसरे इंजाइम का इन्वॉल्वमेंट, सेम सबस्ट्रेट से डिफरेंट प्रोडक्ट इन डिफरेंट सेल बाय इन्वॉल्विंग डिफरेंट इंजाइम्स, सेम सबस्ट्रेट से डिफरेंट प्रोडक्ट by involving different enzyme in different cells. This is the beauty of enzyme, not importance, कि एक ही सबस्ट्रेट पे अलग अलग एंजाइम वर्क करके अलग अलग प्रोडक्ट को बना सकता है। कोई दिक्कत? तो आप इसको बनाइए और उसका मैं आपको बताता हूं। देखो क्या लिख रहा है बुक में, मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है वो हम बताते हैं। With one or two additional reaction give rise to a variety of metabolic end product by involving different enzyme। अब एक टर्म है मेटाबॉलिक पाथवे, सुना है? क्या होता है, क्या होता है मेटाबॉलिक पाथवे? चलो अभी हम देखते हैं इसको। आपको ये बताओ कौन सा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट? 12? मुझे नहीं मालूम, बोलो। देखो अब देखते हैं, ये हाँ ये देखो, इसमें देख रहे हो, सुनो हमें ये नहीं पढ़ाना, ये ऐसे, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे रिएक्शन हुआ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, इससे ये बना, तो हर स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। ये रिएक्शन जो है ना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के लिए ये सबस्ट्रेट 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 है, इस प्रोडक्ट के लिए ये, इस प्रोडक्ट के लिए ये, और इसके लिए ये। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट के लिए सबस्ट्रेट हो जाए, उसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक पाथ। तो इन और हर स्टेप पे क्या हो रहा है, अलग अलग एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो एक मल्टी स्टेप रिएक्शंस इन विच एवरी स्टेप इन्वॉल्व डिफरेंट एंजाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ वन स्टेप सर्व एज ए सबस्ट्रेट फॉर another step is described as metabolic pathway reaction. So glycolysis is an example of metabolic pathway reaction. Krebs cycle is also example of metabolic pathway reaction. It is also example of metabolic pathway reaction. ठीक है ना? This is also example of electron transport chain. अभी शायद नहीं पढ़ा होगा, पढ़ लिया, समझ में आ गया? वेरी गुड, ठीक है। तो मेटाबॉलिक पाथवे रिएक्शन, तो आपके बुक में क्या लिखता है सुनिए, ये नहीं था कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना कौन सा रिएक्शन है? मेटाबॉलिक पाथवे रिएक्शन है या सिंपल आइसोलेटेड रिएक्शन है? मेटाबॉलिक पाथवे। एंड 10 डिफरेंट एंजाइम, अलग कितना एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है?
10 डिफरेंट, कितना स्टेप में, 10 स्टेप में 10 एंजाइम, ठीक है ना। एट दिस स्टेज यूनाइट एवरी मेटाबॉलिक पाथवे विथ 1 or 2 एडिशनल रिएक्शन गिव अ वैरायटी ऑफ इन दिस इन आवर स्केलेटल मसल अंडर अनएरोबिक कंडीशन, लैक्टिक एसिड अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन pyruvic form and pyruvic acid led to CO2H2. In each during fermentation the same pathway led to production of ethanol and CO2. पूरी बात नहीं लिखा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो इससे इस दोनों को देख के क्या लगता है कि ब्यूटी ऑफ एंजाइम, लिखेंगे ब्यूटी ऑफ एंजाइम। on same substrate different enzyme produce different products in different condition, in different condition। तो ये बात आपको एकदम याद रखना है। अब आ जाओ, अरे भाई मेरे, कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को कितना टाइम बढ़ाता है, 1,00,000 टाइम, 1,000 टाइम, 1 करोड़ टाइम, 10 करोड़ टाइम या 10 मिलियन टाइम, दोनों 1 करोड़ टाइम या 10 मिलियन टाइम। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है, उसी को पढ़ना है। हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन, क्या करता है ऐसा, क्या करता होगा बताओ, तुम लोग खुद बताओ। एंजाइम ऐसा क्या करता होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है। व्हाट एंजाइम डू, बाय विच, क्वेश्चन है, व्हाट एंजाइम डू बाय विच they increases rate of reaction so much, so much। क्या करता होगा आंसर तुम लोग बताओ, ये बताओ। आप लोगों ने अभी तक जो हमने केमिस्ट्री पढ़ाया, रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड, पुराना बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है, पुराना बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है, यही ना होता है हर एक रिएक्शन में, या कुछ और होता है। एवरी रिएक्शन इन्वॉल्व द सेम थिंग कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म। अब तुम लोगों की क्लास में मान लो 2 ग्रुप है, कुछ लड़के और कुछ लड़कियों, कुछ लड़के और कुछ लड़कियों, और वो ग्रुप एकदम स्टैटिक है, पिछले 4-5 महीने से सही ग्रुप, जिन लड़के लड़कियों का एक ग्रुप है, जिन लड़के लड़कियों का एक ग्रुप है, वो एकदम बिल्कुल स्टैटिक ग्रुप। तो यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है। अब एक इंसान आया है आप लोगों की क्लास में, और वो है बहुत मक्कार टाइप का, कमीना टाइप का, उसका काम ही है आग लगाना। वो क्या कर रहा है, आते ही दूसरे ही दिन सारा ग्रुप तोड़वा देता है। 6 महीने से नहीं टूट रहा था, और 2 ग्रुप की जगह अब 3-4 ग्रुप बन गया, कुछ लड़के लड़कियां अलग, कुछ लड़के। तो बताओ वो इंसान क्या है, इंजाइम है। इंजाइम यही करता है, बहुत जल्दी जल्दी बॉन्ड को तोड़ देता है, पुराने बॉन्ड को, और बहुत जल्दी जल्दी नए बॉन्ड को बना देता है। कैसे, अब सवाल ये है कि क्या करता यही है इंजाइम। इंजाइम का काम यही है, दे कैन इजिली ब्रेक द ओल्ड बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड इन प्रोडक्ट। तो ये कैसे, हाउ इंजाइम डू, तो इंजाइम में ऐसा, जैसे उस लड़का में क्या है, एक लड़का आया, उस लड़का में ऐसा कमीनापंती था कि वो सारे पुराने फ्रेंडशिप को तोड़ के एक नया ग्रुप अपने गेन के लिए बना दिया। वैसे ही इंजाइम जो है ना, इंजाइम को उसमें कोई अपना गेन नहीं है, इंजाइम को मजा आता है बस इस तरह का काम करने में, कि नया बॉन्ड पुराना बॉन्ड को तोड़ता है और उसमें नया बॉन्ड रीअरेंज करके और नया प्रोडक्ट बना देता है, जल्दी जल्दी ये काम कर देता है। तो क्या होता है ना, अब इससे पहले कि कुछ और जानो, आपको मैं जैसे कि एक बात बताऊं, ये है आपका इंजाइम, दिस इज योर इंजाइम, ये क्या है, इंजाइम।
अब क्या होता है ना, इंजाइम में ये एक ही फंक्शनल, एक ही एक्टिव साइट दिखा हूं, ये क्या है इसमें, फंक्शनल ग्रुप। इसने क्या किया, अपने सबस्ट्रेट को पकड़ा, ये इसका सबस्ट्रेट है, अपने फंक्शनल ग्रुप के जरिए। और फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन तो करेगा ना, तो क्या करेगा, इसके बॉन्ड को आसानी से तोड़ देता है, ओल्ड बॉन्ड को। इंजाइम कैच द सबस्ट्रेट बाय देयर एक्टिव साइट and with the help of their functional group they easily break the old bond in substrate and lead to formation of new bonds in for making new products। इस तरह से इंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। अब अगर ये नहीं होगा, इंजाइम नहीं है, तो ये काम अपने से होने में हम लोग को बहुत क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। कैसे, क्या मेहनत करना पड़ता है, तो हमें बहुत एनर्जी इसको सप्लाई करना पड़ेगा ओल्ड बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और नए बॉन्ड को बनाने में एनर्जी रिलीज होता है। तो लेकिन आपको पहले बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा ना, तो ओल्ड बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और अगर इंजाइम है ना, तो इसके अंदर का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। कोई भी बॉन्ड तोड़ना हो तो एनर्जी चाहिए कि नहीं, अरे इस दीवार को तोड़ना है तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इसमें जो इस बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए कि नहीं, तो उस एनर्जी के रिक्वायरमेंट को एंजाइम क्या करता है, बहुत कम कर देता है। अगर मान लो ये नहीं, ये सबस्ट्रेट यहाँ पे, ये सबस्ट्रेट कहाँ पे, यहाँ पे है, अब इसमें ओल्ड बॉन्ड को तोड़ना है, अब यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी इसके ओल्ड बॉन्ड को तोड़ने। अब इसमें इसके ओल्ड बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें, अब मान लो इसमें जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हमें चाहिए एनर्जी का अमाउंट, एनर्जी अमाउंट कितना चाहिए, x किलो जूल, तो इसमें होगा x किलो जूल। तो इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी अमाउंट कितना होगा, मच लेस देन x किलो जूल। एनर्जी अमाउंट इसमें कितना होगा, मच लेस देन x किलो जूल। आप चाहो तो इस बात को लिख सकते हो। तो इसलिए एंजाइम क्या करता है, आसानी से प्रोडक्ट को बना देता है, आसानी से प्रोडक्ट को बना देता है। आप चाहो तो इस बात को लिख लो, विदाउट, इसमें यहां लिख लेना विदाउट एंजाइम, विदाउट ए स्पेसिफिक एंजाइम हमें एनर्जी अमाउंट कितना चाहिए, x किलो, और एनर्जी अमाउंट मच लेस देन x किलो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब आपके बुक में क्या किया है मैं बता रहा हूं। ये पूरा, आप लोगों ने कभी इस तरह का रिएक्शन पढ़ा है, पढ़ा है, आई डोंट नो वेदर यू हैव स्टडीड और नॉट, नहीं, अच्छा चलो तो फिर मैं उसी हिसाब से बताऊंगा ना। अच्छा, एक जो थर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा है, क्या होता है एक जो थर्मिक रिएक्शन, क्या होता है इंडोथर्मिक, हाँ चलो अभी मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो, जैसे कि मान लीजिए ए और बी रिएक्ट किया, सी और डी बना, और साथ में हीट रिलीज हुआ, क्या हुआ, हीट रिलीज हुआ, तो ये कौन सा रिएक्शन है, और एक्स एंड वाई रिएक्ट किया, और इस रिएक्शन में इतना हीट चाहिए, हीट नीडेड फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट P एंड Z, P प्लस Z, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे हमें एंजाइम एनर्जी की जरूरत होती है, क्या, प्रोडक्ट को बनाने में, और यहाँ पे प्रोडक्ट जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो ऊपर वाले रिएक्शन को क्या कहते हैं, आप सबको मालूम है, मुझे मालूम है कि यू ऑल नो, एक्सो रिएक्शन, और नीचे वाले को कौन सा रिएक्शन कहते हैं, इंडो। अब बताओ मुझे, एंजाइम कौन से रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाएगा, दोनों, कौन से, एक्सोथर्मिक। यही गलती बच्चे करते हैं, इसलिए तो मैंने लिखा हूं
इंजाइम इंक्रीजेज रेट ऑफ एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक बोथ टाइप ऑफ रिएक्शंस। पहले तो ये लिख लो, कैसे वो बात की बात है, लिखो इंजाइम इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन वेदर एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो अभी समझ में आएगा क्यों ऐसा आएगा, इट टेक्स टाइम बट आएगा, ये जरूर आएगा इंशाल्लाह। इंजाइम इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन वेदर एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। होता क्या है सुनो, time is always independent factor written on x-axis. पोटेंशियल एनर्जी का कुछ कंसेप्ट मालूम है? चलो नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। P स्टैंड फॉर पोटेंशियल, लिख लो, बना लो आप, क्योंकि ये आपको आना चाहिए, ये केमिस्ट्री में भी तुम लोग को पढ़ाया जाएगा। चलो बना दो, ये छीं छाम बाद में करना, चलो ये काम कर लो, ठीक है ना। ऐसे लिख लेना E1 E2। This figure is for exothermic reaction and this figure for endothermic। तुम लोग एरोप्लेन पे हो, कितना मीटर हाइट पे? 40,000 फीट के हाइट पे, और ऊपर से किसी वजह से नीचे गिर जाते हो, तो 40,000 के फीट पे तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh, मतलब 40,000 फीट को, हाइट को हम लोग की ऐसा यूनिट में मीटर में लेते हैं ना, तब 1,000 फीट इजकल टू 1 मीटर, आई डोंट नो, जो भी है 40,000, अरे 40,000 एच हम, और अभी यहाँ पे गिर के धाम से गिरे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? mg1 फीट। फीट ये मत लिखना, ये सही मैं बकवास कर रहा हूँ। तो ये बताओ 40,000 के फीट पे आपका अंदर एनर्जी जा रही है या जमीन पे एनर्जी जा रही है? 40,000, तो वो एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और हमेशा
आप हाई से लो की तरफ जाते हो। यूनिवर्स का एक रूल है, आपको मालूम होगा कि हमेशा हर एक सब्सटेंस लो एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है। हाई एनर्जी स्टेट से केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में। क्यों? हायर ऑर्बिट में ज़्यादा एनर्जी, लोअर ऑर्बिट में कम एनर्जी। ठीक है ना? तो हमेशा ये यूनिवर्स का रूल है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे भी ये लागू होता है। तो अगर कोई सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है तो उसमें एनर्जी का स्टेटस चेंज होता है। सुनो, चलो पहले लिख लो, डायग्राम बन गया? आज तो बन जाएगा। चलो पहले लिख लो, नहीं तो मालूम है कि हम समझाते रहेंगे तुम लोगों को समझ में भी नहीं आए। पोटेंशियल एनर्जी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा अभी? अच्छा, तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? क्या फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, वर्क एनर्जी पावर में है क्या पोटेंशियल? क्या होता है पोटेंशियल? मोलिकुलर लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? नहीं मालूम? नो आइडिया। कल मैंने ये तुम लोग के सिलेबस से हटा दिया है ना, काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पहले पढ़ना होता था, आइडियल थ्योरी ऑफ गैसेस, थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस ऐसा कुछ था केमिस्ट्री में, और वहाँ पे मॉलिक्यूल के पोटेंशियल एनर्जी की बात होती थी। चलो मैं अभी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हर एक मॉलिक्यूल की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब उसमें समाहित एनर्जी। अब जैसे तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे हैं, क्या सब बच्चे के पास सब एक सेम एनर्जी लेवल है? कुछ बच्चा बहुत ही पैसिव होगा, कुछ बहुत एक्टिव होगा, कुछ बीच वाला होगा, तो सबका अलग अलग एनर्जी लेवल है, वो उसकी इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब समझने के लिए बता रहा हूँ, वो उसकी इंडिविजुअल, जैसे एक्टर में ही देखोगे तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसी एक्टर में तो है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह आज के जनरेशन में है ना, पुराने एक्टर्स में देखोगे तो शम्मी कपूर, हाईली एनर्जेटिक एक्टर। शम्मी कपूर का नाम सुना है? ठीक है ना, चाहे कोई मुझे जंगली कहे याहू, गाना सुना है ना? हाँ, तो उसी पे तो फिल्माया गया है। ठीक है ना, तो पुराने एक्टर में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसी के पास था तो उनके पास था, और नए एक्टर में रणवीर। वैसे ही हर मॉलिक्यूल के पास अपनी कुछ इंट्रिंसिक पोटेंशियल एनर्जी है जो उसके स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है कि वो मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है। जिस मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी जितने कम उतना ही ज्यादा वो स्टेबल। जैसे कि आपसे कहा जाए थाइमिन और यूरासिल दो नाइट्रोजिनस बेस है, याद है ना? किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? थाइमिन की, इसलिए थाइमिन ज्यादा स्टेबल है। उसी तरह से राइबोस और डीऑक्सीराइबोस दोनों पेंटोस शुगर है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? राइबोस, इसलिए वो कम स्टेबल है और डीऑक्सीराइबोस ज्यादा है। उसी तरह से जब एक सबस्ट्रेट जब किसी प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज होता है। मोटा मोटी समझो, जैसे ए और बी का कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी वहां पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में, कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए एंड बी, समझाने के लिए मैंने बताया है, सबकी अपनी इंडिविजुअल होती है। कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए एंड बी, अब इसको हमें सी और डी में चेंज करना है, और सी और डी की पोटेंशियल एनर्जी ए और बी से कम है। तो ये बताओ कम है तो, लेकिन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज करना है तो हमें ओल्ड बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो ओल्ड बॉन्ड तोड़ने के लिए उसको हमें कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, और वो एनर्जी कितना होगा? तो वो एनर्जी होगा ये, इसको बिना सप्लाई किए, सुन ध्यान से सुनना, अभी हो सकता है पूरी बात नहीं समझ में आए। ये ए और बी है, इसको सी और डी में चेंज करना है। किसमें? सी और डी में, यहाँ पे सी प्लस डी में चेंज करना है। पोटेंशियल सी प्लस डी की ये पोटेंशियल है, तो पहले हम लोगों को इतना एडिशनल एनर्जी इसको सप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये सी और डी में चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। तो दिस एडिशनल एनर्जी नीडेड फॉर ब्रेकिंग द
old bond and formation of new bond. So this energy is known as activation energy. अब आओ, इस केस में x और y को किस में चेंज करना है? P प्लस Z में। तो इसमें भी हमको इतना एडिशनल एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इतना। जब तक हम ये एडिशनल एनर्जी नहीं सप्लाई करेंगे ना, ये उस नया पुराना बॉन्ड नहीं टूटेगा, नया बॉन्ड। तो इस एडिशनल एनर्जी को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन। कौन सा एनर्जी? यहाँ पे ये वाला एनर्जी कौन सा है? एक्टिवेशन। और ये वाला कौन सा है यहाँ पे? एक्टिवेशन एनर्जी। ये कौन सा है? एक्टिवेशन। तो सारा बदमाशी निकाल देंगे हम तुम्हारा, ठीक है ना? एक्टिवेशन एनर्जी। सुनो ध्यान से। तो हाउ विल यू डिस्क्राइब द एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी। सुनो ध्यान से, ये हम इस E1 की बात नहीं कर रहे हैं, E2 की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। लिखो एक्टिवेशन एनर्जी का पहले डेफिनेशन लिखो। ये केमिस्ट्री में भी है, बायो में भी है। अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी required for conversion of substrate into तो ये बताओ, अगर हमने, प्लीज लिसन, ए और बी को एक एंजाइम के साथ मिला के रख दिया, किसके साथ? एक एंजाइम के साथ, तो देखो क्या होगा, समझो और आंसर दो। बताओ, अब एक्टिवेशन एनर्जी कितना जरूरत है? पहले कितना या पहले से कम? तो रिएक्शन जल्दी जल्दी होगा कि देर से होगा? जल्दी। उसी तरह से हमने एक्स और वाई को एक एंजाइम के साथ मिला के रख दिया। किसके साथ? एक एंजाइम के साथ मिला के रख दिया। तो अब जो है ना, रेट ऑफ रिएक्शन देखो, जल्दी जल्दी होगा या देर से होगा? बोलो। अभी भी चाहिए एक्टिवेशन, अब एक्टिवेशन एनर्जी ये चाहिए। तो जल्दी जल्दी होगा या देर से होगा? जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि अब एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे सिर्फ इतना चाहिए और इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतना चाहिए। रेट, तो एंजाइम क्या करता है? एंजाइम रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट, एंजाइम रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम रिड्यूसेस द, लिखो, presence of enzyme, presence of enzyme reduces the amount of activation energy up to significant level, up to significant level, up to significant level, significant level तक। तो presence of enzyme reduces the amount of activation up to significant level, significant level तक reduce करता है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। ये बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो जब मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, अभी यहाँ पे बैठा हूँ, तो वहाँ पे हमारा mgh डैश था, यहाँ पे mgh है। तो ये वहाँ से यहाँ जब आएंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और नीचे से ऊपर जाएंगे तो कुछ एनर्जी नीडेड होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला जो E1 है वो क्या है? अमाउंट ऑफ
एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप रुक जाओ लिखना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एक्सोथर्मिक। और यहाँ पे जो E2 है, E2 ये अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब अभी मैं यहाँ पे था वहाँ पे जाके पंखा के ऊपर बैठ गया, तो अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी नीडेड ड्यूरिंग द इंडोथर्मिक रिएक्शन, ड्यूरिंग द इंडोथर्मिक रिएक्शन। सॉरी, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ये पूरा हुआ ना, सॉरी फॉर दैट, एक्टिवेशन एनर्जी ये हुआ और पहले यहाँ से यहाँ तक था। तो देखो ये जो है E1 या E2, कौन सा E1 या E2 चेंज हुआ एंजाइम के प्रेजेंस और एंजाइम के एब्सेंस में, चेंज हुआ? कोई चेंज हुआ रे? देयर इज नो चेंज इन अमाउंट ऑफ heat released during the exothermic reaction and heat required during the endothermic reaction, whether enzyme is absent or enzyme is present. E1 तो रिमेन ऐसे ही रहेगा ना, एंजाइम है भी नहीं भी है। E2 रिमेन ऐसे ही रहेगा, एंजाइम है भी एंजाइम नहीं भी है। कोई दिक्कत? तो आपको लिखिए, ये आता है क्वेश्चन कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंजाइम, अच्छा लिखो, रुको, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंजाइम, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंजाइम do not affect heat release during exothermic reaction, exothermic reaction and heat required during endothermic reaction, heat required during endothermic reaction। ये बात एकदम आपको दिल जान से लगा के रखना है, केमिस्ट्री में भी आता है, बायो में भी आता है। तो ये है डेफिनेशन किसका? एक्टिवेशन एनर्जी। देखो आपको ये मान के चलना है कि हर एक मॉलिक्यूल की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। अब एक मॉलिक्यूल अगर दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज होता है, प्लीज लिसन, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज होता है और पहले वाले मॉलिक्यूल से दूसरे वाले मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज होता है और एक मॉलिक्यूल जो पहले वाला मॉलिक्यूल है उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और जो नया बना उसका कम है, तो हीट रिलीज होगा। समझ में? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। अभी तो इससे आसान क्या बताया जाएगा? ठीक है ना। अब आपको ये इमेजिन नहीं करेंगे तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा कि हर मॉलिक्यूल की अपनी पोटेंशियल एनर्जी है एक उसके पार्टिकुलर स्टेट में। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ए और बी की अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, सी और डी की अपनी पोटेंशियल। ए और बी के लिए हमने ये पोटेंशियल एनर्जी मान लिया, ये वाला, और सी और डी के लिए हमने ये वाला। अब इन दोनों का ये कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी, तो ए और बी से सी और डी जब बना तो यहाँ पे इन दोनों की कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी इससे कम है तो इतना एनर्जी रिलीज होगा। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? यहाँ पे एक्स और वाई की कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी है और ये पी और जेड की कंबाइंड, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी से इसकी ज़्यादा है, तो इतना आपको हमेशा ये वाला एनर्जी चाहिए तब जाके ये स्टेबल हो। तो ये हीट रिक्वायर्ड, ये हमेशा होगा, ये हीट की रिक्वायरमेंट तो हमेशा होगी। और इंजाइम दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, क्योंकि इंजाइम हमेशा क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को। ये बताओ, लकड़ी जलाते हो, जाड़ा में जलाए हो लकड़ी, और गर्मी में लकड़ी जलाए हो? कब लकड़ी जल्दी जलता है? जाड़ा में कि गर्मी में? क्यों? ठंड के मौसम में क्यों नहीं जलता है? ठंड के मौसम में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए और गर्मी के मौसम में एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए। लकड़ी जलाते हो तो लकड़ी जलाना हमेशा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है? लेकिन फिर भी आप देखो, ठंड के मौसम में आपको बहुत मुश्किल से जलता है और गर्मी के मौसम में बहुत आसानी से जलता है। क्यों? क्योंकि ठंड के मौसम में ज़्यादा एक्टिवेशन। अरे तुम्हें एक्टिवेट करना है, यू नीड एक्टिवेशन, और उस एक्टिवेशन के लिए यू नीड अ ग्रेट मैन, अ ग्रेट वोमैन फॉर एक्टिवेटिंग यू, आइदर योर फादर, आइदर योर मदर, नॉट योर गर्लफ्रेंड, नॉट योर बॉयफ्रेंड। बात को
है ना, अगर ये सोच रहे हो तो ये गलत सोच रहे हो। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्टिवेशन हमेशा चाहिए, हर रिएक्शन के लिए चाहिए एक्टिवेशन, चाहे इंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्जोथर्मिक, यू ऑलवेज नीडेड एक्टिवेशन। चलिए।